नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। हमारे खास कार्यक्रम 24 का रण में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं है और इसी कड़ी में चुनाव से पहले लगातार सियासी घमासान बढ़ता जा रहा है। चुनावी बेला में जहां सत्ताधारी बीजेपी की तरफ से 400 पार का नारा दिया गया है, तो वहीं विपक्षी दल सरकार पर निशाना साधते हुए जनता को लुभाने के लिए बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम में दिन भर में जो भी राजनीतिक खबरें सामने आई हैं वो आपको दिखाएंगे। तो लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार का शंखनाद हो चुका है और इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी है। मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है। मोदी जी ने देश को समृद्ध किया है। मोदी जी ने एमएसपी पर आजादी के बाद सबसे ज्यादा खरीदी करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मुझे बताओ, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, कश्मीर हमारा है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? एक कांग्रेस वाले 50-50 साल से धारा 370 को संभाल पर बैठे थे। मोदी जी ने दूसरी बार जब आपने प्रधानमंत्री बनाया, धारा 370 को समाप्त कर कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने का काम किया। पार्टी ये कभी नहीं चाहते थे अयोध्या में राम मंदिर बने। मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? उधर आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को केरल की वायनाड सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। आपको बता दें कि इससे पहले उन्होंने अपनी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के साथ 1 घंटे रोड शो भी निकाला। इस दौरान राहुल गांधी ने क्षेत्र की जनता से कहा कि आपका जो सांसद होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, ये राहुल गांधी ने कही। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा। Like we do from all families, I have received love and affection. I have learned so much from my brothers, my sisters. It has been an honor for me to be your member of parliament. ये जो लड़ाई है, ये लोकतंत्र और कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को बचाने की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं, संविधान के लिए लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी और बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग संविधान को और लोकतंत्र को खत्म करने में लगे हुए हैं। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। दिल्ली आबकारी घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर बुधवार को सुनवाई के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला भी सुरक्षित रख लिया। मनी ट्रेल तो मिला है। So, Aam Aadmi Party is claiming that ED's concession or ED's decision to not oppose bail of Sanjay Singh was basically a U-turn by ED. How do you react to that? It's not a U-turn. I'll tell you afterwards what the strategy was. Sir, Aam Aadmi Party is considered to be a company, as you said. As defined under the PMLA Act. PMLA Act में company की जो definition है, it's a wide definition.
It also includes association of persons, individuals. Aam Aadmi Party is an association of individuals. The Supreme Court asked ED some questions about no money having been recovered in Sanjay Singh's case. No, I am not arguing Sanjay Singh's case right now. Don't ask me questions on Sanjay Singh. सर आपने ये भी कहा कि अगर आगे जरूरत पड़ी कुछ और लोगों को आरोपी बनाने के लिए वो भी बनाएंगे। वो तो अगर मिले तो बनाएंगे ना, अगर मिले तो हम छोड़ेंगे थोड़ी ना। So will Aam Aadmi Party be made an accused in the case anytime soon? तो आम आदमी पार्टी को तो क्या आम आदमी पार्टी बना रहे हैं सर? बना सकते हैं इस case में? Ask the IO, I don't know. Ask the IO, don't ask me please. Ask the IO. तो सिलसिलेवार तरीके से आपको ग्राफिक्स के जरिए भी ये समझाने की कोशिश करते हैं कि कथित शराब घोटाले में अब तक क्या क्या हुआ है, किस तरह से आम आदमी पार्टी के नेताओं की मुश्किलें बढ़ी और साथ ही अरविंद केजरीवाल के लिए परेशानी बढ़ी। 21 मार्च का वो दिन था जब दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी होती है। उनके घर से 9 समन भेजे गए थे ईडी की तरफ से। उसके बाद ईडी उनके घर पर पहुंची थी और देर रात उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। 22 मार्च को कोर्ट की अगर बात करें तो कोर्ट की तरफ से 28 मार्च तक ईडी रिमांड पर उनको भेज दिया था और उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट का रुख कर लिया। 23 मार्च को हाईकोर्ट में आपको बता दें कि चुनौती दी गई थी गिरफ्तारी और कस्टडी को लेकर। अब इस पर ही सुनवाई हुई है। तो ये इस तरह से कुछ चला। हाईकोर्ट से केजरीवाल को उस समय तो कोई राहत नहीं मिली थी 27 मार्च की अगर बात करें, लेकिन 28 मार्च को आपको बता दें 1 अप्रैल तक के लिए इनकी रिमांड बढ़ा दी गई थी। तो वहां से परेशानियां लगातार बढ़ती ही चली गई। सीएम पद से हटाने के लिए याचिका को जो लगाई गई थी उसको हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। ये थोड़ी राहत मिल गई थी 28 मार्च को। 1 अप्रैल को केजरीवाल की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट में सुनवाई होती है और इसके अलावा कोर्ट ने केजरीवाल को 15 दिनों के लिए आपको बता दें कि तिहाड़ भेज दिया था, तिहाड़ जेल में। हाईकोर्ट ने ईडी की अगर बात करें तो जवाब दाखिल किया 2 अप्रैल को। अभी फिलहाल फैसला जो है सुरक्षित रखा गया है। उधर सांसद संजय सिंह को जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी नेताओं की गिरफ्तारी बिना सबूतों के की जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि ये उन्होंने बताया है कि पार्टी की तरफ से 7 अप्रैल को सामूहिक उपवास का कार्यक्रम रखा गया है। फर्जी आरोपों के आधार पर एक एक करके आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार करवा। कल सुप्रीम कोर्ट से संजय सिंह जी की जमानत मिलने के बाद एक बात स्पष्ट हो गई है कि जो बात बार बार कही जा रही थी कि बिना किसी सबूत के, बिना किसी प्रमाण के, डरा करके, धमका करके, दबाव बना करके लोगों को सरकारी गवाह बना करके झूठे आरोप लगा करके ये सारी गिरफ्तारियां की गई हैं। कल सुप्रीम कोर्ट में ये सारा सच सामने आया। 7 अप्रैल को पूरे देश भर में सामूहिक उपवास किया जाए। सामूहिक उपवास में हमारे दिल्ली सरकार के सभी मंत्री, सभी विधायक, सांसद, हमारे सभी पार्षद, जो पदाधिकारी हैं वो सभी लोग शामिल होंगे। और मुक्केबाज विजेंद्र सिंह ने बीजेपी में आपको बता दें अपना दामन थाम लिया है। बीजेपी में वो शामिल हो गए हैं। बीजेपी के जो महासचिव हैं विनोद तावड़े, उन्हें उनकी ओर से पार्टी की सदस्यता विजेंद्र को दिलवाई गई। पार्टी में स्वागत किया गया। विजेंद्र सिंह ने कहा कि वो घर वापसी कर रहे हैं और काफी अच्छा लग रहा है। देश विदेश में खिलाड़ियों को मान सम्मान लगातार बढ़ रहा है और जब से बीजेपी सरकार आई है तब से खिलाड़ियों को आसानी हुई है। उन्होंने कहा कि मैं पहले वाला विजेंद्र हूं, गलत को गलत कहूंगा, सही को सही कहूंगा। आपको बता दें कि विजेंद्र सिंह की अगर बात करें तो 2019 में उन्होंने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा था। दिल्ली से हार का सामना करना पड़ा था। एक तरह से कहते घर वापसी हो रही है मेरी। तकरीबन 19 में मैं चुनाव लड़ा था और ऑलमोस्ट 5 साल होने वाले हैं, अभी 4 साल होने वाले हैं। तो अभी कहते कि इंग्लिश में कहावत है गुड टू बी बैक। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और जिस तरह से मान सम्मान खिलाड़ियों का देश विदेश में बढ़ा है वो काबिले तारीफ है।
जैसे हम बाहर यूके में फाइट करने जाते थे, दुबई में फाइट करने जाते थे, आयरलैंड में फाइट करने जाते थे, तो कई बार एयरपोर्ट पर बहुत सारी चीजें होती थी। लेकिन जब से हमारी बीजेपी सरकार आई है, मोदी गवर्नमेंट आई है, तब से एक बहुत सरल और कहते बहुत आसान तरीके से हम कहीं भी आ जा सकते हैं। जो मान सम्मान इस गवर्नमेंट में मिला है, तो खिलाड़ी उसके लिए बहुत धन्यवाद करते हैं मोदी साहब का, बीजेपी गवर्नमेंट का। और मैं चाहूंगा कि इस गवर्नमेंट में रहकर मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला कर सकूं। वहीं भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद हरियाणा न्यूज ने विजेंद्र सिंह से खास बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि वो बिना किसी शर्त के बीजेपी में शामिल हुए हैं। हमारे साथ बॉक्सर ब्रजेंद्र मौजूद हैं, जिन्होंने अभी वे भाजपा में शामिल हुए हैं, कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए हैं। हरियाणा न्यूज का आपका स्वागत है। अचानक से ऐसा क्या हुआ कि मीडिया परिवर्तन हो गया आपका और आपके भाजपा में शामिल हुए? जी, हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान का भला हो, युवाओं का भला हो, और इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। और हम चाहते हैं कि जो हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री उनका जो उनका मैसेज है वो जनता तक पहुँचे और दूर दूर तक इसकी कहते हैं रीच हो और ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं का भला हो। क्या किसी शर्तों पर आप शामिल हुए हैं भाजपा में? क्या नहीं, कोई शर्त नहीं है हमारी। हम सिंपल कहते हैं कि हम देश सेवा के लिए। आप रेसलर हैं, आप बॉक्सर हैं, हमें देखा था जब प्रोटेस्ट हुई थी तो लगातार आप भी उसमें शामिल हुए थे, तो क्या अब भी उसी पर आप स्टैंड रहेंगे? जी, वो तो कहते हैं हम उनके साथ स्टैंड खिलाड़ियों के लिए, कहते खिलाड़ी में पहले हम, बाकी सब चीज़ें बाद में। हम खिलाड़ियों के साथ पहले भी, तब भी आगे भी। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सुन रहे थे बॉक्सर ब्रजेंद्र सिंह को, जिन्होंने अभी कांग्रेस छोड़। और इंडिया गठबंधन को एक झटका लगा है। इंडिया गठबंधन में शामिल महबूबा मुफ्ती की नेतृत्व वाली पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी ने कश्मीर की 3 लोकसभा सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया है। यानी कि इंडिया गठबंधन में शामिल मुफ्ती की पीडीपी और उमर अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस एक दूसरे के खिलाफ ही चुनाव लड़ती नजर आएगी। वजह थी कि मैंने बॉम्बे में जब इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई तो मैंने वहां जब जम्मू कश्मीर की बात चली तो मैंने कहा वहां पर कि फारूक साहब हमारे सबसे सीनियर लीडर हैं, जम्मू कश्मीर के हवाले से ये फैसला करेंगे। ये सोच के कि फारूक साहब बड़े हैं, ये जज जब कोई बनता है तो वो इंसाफ की बात करता है, तो मुझे उम्मीद थी कि वो पार्टी मफादात से ऊपर उठ के बात करेंगे। और अगर यही फैसला करना जो उन्होंने किया, अगर उनको लगा, फारूक साहब को लगा, उमर साहब को लगा कि पीडीपी की आवाज से बेहतर आवाज हमारे पास लोग हैं, जो नुमाइंदे हैं, वो ज्यादा बेहतर तरीके से जो जम्मू कश्मीर के लोगों का दर्द है, जो यहाँ की तकलीफ है, जो यहाँ की मुसीबत है, उसकी अक्कासी पार्लियामेंट में कर सकती, तो कुछ भी नहीं करना था। जो बात कल उमर साहब ने कही, ये बात ये आज से 2 महीने पहले कह सकते थे। मुझे फोन कर सकते थे फारूक साहब, उमर साहब मुझे बुलाते, मुझे कहते कि आपने फारूक साहब को जिम्मेवारी रखी है फैसला करने की। हमने ये फैसला किया है किसी वजह से कि आप शायद हमारे लोग बेहतर नुमाइंदे बन सकते हैं, बेहतर तरीके से आप जम्मू कश्मीर की आवाज पहुंचा सकते हैं, इसलिए हमने ये फैसला ऐसा कर दिया। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। सीएम ने कहा कि नरेंद्र मोदी की तीसरी बार सरकार बनने जा रही है, वही प्रधानमंत्री बनेंगे। इसके अलावा उन्होंने भारी संख्या में जो कार्यकर्ता थे उनसे कहा कि चुनाव में जुट जाइए और कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक भी करें। तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम यह हमारे सहवाद के लोग, हमारे कुरुक्षेत्र के लोग, भाइयों नवीन जी को बड़े मैंडेट के साथ यहां से कमल का फूल खिला करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। मुझे ध्यान में है कि पिछली बार आप लोगों ने जितना वोट दिया था भाइयों, उससे 2 गुना ज्यादा वोटों से नवीन जिंदल जी दिल्ली के लोकसभा के अंदर जाने चाहिए। भाइयों ये संकल्प लेकर के हम सब यहां से जाएंगे। आज इन 10 वर्षों के अंदर जो हमारी डबल इंजन की सरकार ने काम किए हैं, आज दूर दराज गांव के अंदर गरीब व्यक्ति तक अगर सरकार पहुंची है, ये पहली बार
ये डबल इंजन की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर पहुंची है। इससे पहले यमुनानगर के जगाधरी विधानसभा के छछरौली में बीजेपी की विजय संकल्प रैली का आयोजन किया गया। रैली को सीएम नायब सिंह सैनी ने संबोधित किया। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी वहां मौजूद रहे। विपक्ष निशाने पर रहा। एक नया हरियाणा बनाने का काम ये डबल इंजन की सरकार ने इन 10 वर्षों के अंदर वो किया है, जिसकी चर्चा आज हर व्यक्ति हर गांव के अंदर करता है। भारतीय जनता पार्टी की नीति भी ठीक है और जो हमारा नेता है उसकी नीयत भी ठीक है। वो समय भी देखा है कांग्रेस के समय के अंदर, अगर गांव के लोग मांग करते थे कि भाई मेरे यहाँ गांव को सड़क लगा दो, तो घोषणा तो जरूर हो जाती थी। घोषणा करके चले जाते थे, बोलते थे कि वोट दे दो सड़क बना देंगे, परंतु 5 साल लोग देखते रहते थे, वहां सड़क नहीं बनती थी। और जब अगला चुनाव आ जाता था फिर किसी को कह देते थे, कहा भाई 1-2 ट्राली मट्टी की बरका घेर दे और लोगों को विश्वास हो जाएगा भी भाई यहाँ सड़क बननी शुरू होगी, और फिर आकर के वोट ले जाते थे। श्रीमती इंदिरा गांधी ने केवल इसलिए देश में से लोकतंत्र खत्म कर दिया था कि भाइयों कोर्ट ने उसके खिलाफ फैसला दे दिया था कि उसका चुनाव अवैध है, और उसने कोर्ट का फैसला मानने के बजाय देश में इमरजेंसी डिक्लेयर करके और देश के जितने भी विपक्ष के नेता थे उन सारे लोगों को जेल में डालने का काम किया। 85,000 लोग गिरफ्तार हुए थे। भाइयों, अगर ये लोकतंत्र बचाया तो मुझे गौरव है इस बात के कि मैं उस संस्था से जुड़ा हुआ हूं, मैं उस आरएसएस से जुड़ा हुआ हूं, उस बीजेपी से जुड़ा हुआ हूं। उन 85,000 में से 80,000 गिरफ्तारी देने वाले लोग जो थे वो या तो आरएसएस के थे और या भारतीय जनसंघ के थे। तो इन्होंने अपने कार्यकाल में जब तक कांग्रेस का राज रहा 100 बार से ज्यादा 356 का इस्तेमाल करके सरकारों को भंग कर दिया। आजकल कह रहे कि ईडी का बड़ा भारी दुरुपयोग हो रहा, तो भाइयों ईडी ने जो शिकायत करी ना, वो शिकायत दोस्तों मारी करी शिकायत नहीं है, वो केजरीवाल के जो खिलाफ शिकायत थी ना, वो भाइयों कांग्रेस की करी शिकायत है। उधर फरीदाबाद में बीजेपी जिला संगठन की बैठक पूर्व सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान पूर्व सीएम मनोहर लाल ने कहा कि एनडीए 400 पार सीटें जीतेगा। देखिए, चुनाव का जो प्रारंभ होता है उसमें चुनाव की अलग अलग समितियां बनती हैं, कहीं कोर कमेटी बनती है, कहीं प्रबंध समितियां बनती हैं, संचालन समितियां बनती हैं। उनको समय समय पर जानकारी भी लेनी होती है कि व्यवस्थाओं में क्या क्या व्यवस्थाएं हो गई हैं, क्या उसमें शेष हैं। जो हमको ऊपर से जानकारियां मिलती है वो उनको दी जाती हैं, नीचे से जानकारी आती है, हमको भी लगता है कि एक प्रबंध व्यवस्था ठीक से शुरू हो गई है। हालांकि सब पुराने कार्यकर्ता होते हैं और कई बार उन्होंने चुनाव कहीं तो खुद लड़े हुए हैं, कई प्रबंध के काम में भी लगातार रहे हैं। फिर भी हमारे कुल मिलाकर 36 ऐसे विभाग हैं जो केंद्र से लेकर के और नीचे मंडल यानी विधानसभा तक वो सब समितियां बनती हैं। उसमें कहीं यातायात की बात है, तो कहीं कार्यालयों की बात है, कहीं मीडिया की बात है, कहीं वोटर संपर्क की बात है, कहीं लाभार्थी संपर्क का विषय है। तो ऐसे अलग अलग विभाग रहते हैं। आज उनकी बहुत अच्छे प्रकार से लगभग 2.5 घंटे ये बैठक चली है और बहुत अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ हो चुकी हैं, बढ़िया हो रही है। फिर भी जो निर्देश और देने थे उनको देती है। ये 10 भारतीय जनता पार्टी के पहले थी, 10 की 10 दोबारा से आएंगी, दावा कोई कितना ही करेगा। देश में हमको 400 सीटें जीतनी है और 400 सीटों का जो जीतने का एक टारगेट जो रखा है उसमें भाजपा अपने आप में 370 पार करे और एनडीए 400 पार करे। इस टारगेट को पूरा करेंगे। हरियाणा से नवनिर्वाचित सांसद सुभाष बराला ने राज्यसभा के सदस्य के तौर पर शपथ ली। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुभाष बराला को शपथ दिलाई और नई पारी की बधाई दी। राज्यसभा में शपथ ग्रहण के बाद सांसद ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत भी की है। हमारे साथ नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद सुभाष बराला मौजूद हैं। हरियाणा न्यूज पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपने शपथ ग्रहण की है, कैसा महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले धन्यवाद आपका। देखिए,
बहुत बड़े गर्व की बात होती है देश के उच्च सदन के अंदर जाना, और वो भी भारतीय जनता पार्टी के एक बूथ के कार्यकर्ता से शुरुआत करके। और आज भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के कारण से नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय मनोहर लाल जी समेत हमारे तमाम जो लीडरशिप का जो आशीर्वाद मिला, उसके कारण से आज मुझे देश के उच्च सदन में जाने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि इसके नाते जिस भी प्रकार की जिम्मेवारियां होगी, चाहे वो राजनीतिक विषय हों, समसामयिक विषय हों या विधायी के विषय हों, उनको गंभीरता के साथ काम करते हुए उनके ऊपर आगे बढ़ा जाए। लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करते हैं, वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो एक भी उम्मीदवार का नाम सामने नहीं आया है। उनका कहना है कि बहुत समय है, आराम से जिताओ उम्मीदवारों को उतारा जाएगा। देखिए, आप गुरुग्राम की बात करिए, मैं कहता हूँ आज हरियाणा प्रदेश की हर लोकसभा सीट पर आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता लगे हुए हैं। आज पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, जैसे आप कह रहे हैं, अभी गुरुग्राम में हैं, उससे पहले फरीदाबाद में थे। इसी प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं, प्रदेश के अन्य हमारे मंत्री, सांसद, कैंडिडेट सब लोग लगे हुए। हमारा ऊपर से लेकर के, शीर्ष से लेकर के और बूथ का कार्यकर्ता सब लोग आज काम में लगे हुए हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस मामले में काफ़ी आगे है और विपक्ष अभी अपनी तैयारियां शुरू नहीं कर पाया है। एक आखिरी सवाल, अपर हाउस है राज्यसभा, बतौर सांसद आपने कार्यभार संभाला है, क्या प्राथमिकता रहने वाली है, किन मुद्दों को उठाया जाएगा सांसद में, बतौर बीजेपी के क्या आवाज़ें उठाई जाएगी आपके द्वारा? देखिए, इसमें बहुत सारे विषय आएंगे। एक तो हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है, कृषि के मुद्दे हैं। हरियाणा एनसीआर में आता है, बड़ा हिस्सा आता है, बड़ा औद्योगिक क्षेत्र हरियाणा प्रदेश में आता है। आर्थिक रूप में भी हरियाणा की एक बड़ी भागीदारी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में रहती है। इसके अलावा और भी जो समसामयिक विषय होंगे, इन विषयों के अलावा मेरा ये प्रयास रहेगा, ये विषय होंगे, विधायी कार्य होंगे, उनको प्राथमिकता देते हुए गंभीरता के साथ इन सब विषयों के ऊपर काम किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सुन रहे थे सुभाष बराला को, जिन्होंने अभी अभी शपथ ग्रहण की है बतौर राज्यसभा सांसद, और सभी तमाम मुद्दों को लेते हुए, लोकसभा चुनाव हो जाए या फिर क्या प्राथमिकता रहेगी, सभी मुद्दों को लेते हुए एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज से बात की है। अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज, दिल्ली। और अनिल विज की नाराजगी की चर्चाओं को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी और अनिल विज दोनों पर ही तंज कसा है। कांग्रेस की तरफ से आपको बता दें, सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए शायराना अंदाज में निशाना साधा गया। कांग्रेस के इस तंज की अगर बात करें तो इससे लेकर अब काफी चर्चाएं देखने को मिल रही हैं। तो कुछ इस तरह से हरियाणा कांग्रेस की तरफ से ये पोस्ट किया गया कि वो इतना रूठे कि सनम ने मनाना ही छोड़ दिया। पूर्व गृह मंत्री के साथ उनकी पार्टी का यह रवैया आखिरकार क्यों है? हरियाणा भाजपा की गुटबाजी की वजह से पहले प्रदेश की कानून व्यवस्था खराब रही और आजकल विज साहब का मूड खराब रहता है। ये हरियाणा कांग्रेस की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया। अनिल विज की नाराजगी की जो खबरें लगातार देखने को मिल रही हैं, उसके बाद हालांकि आपको बता दें कि पूर्व गृह मंत्री अनिल विज कई बार कह चुके हैं कि वो अपनी पार्टी से नाराज नहीं है, और अब जो ये पोस्ट आया है हरियाणा कांग्रेस का, उस पर भी उन्होंने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि वो नाराज नहीं है। अनिल विज की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि वो पार्टी की तरफ से बिल्कुल नाराज नहीं। देखिए, कांग्रेस को अपने बारे में सोचना चाहिए। चुनाव हैं, वो अपने बारे में सोचें। जहाँ तक मेरी बात है, हरियाणा में मेरी पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और मैं भारतीय जनता पार्टी से कभी नाराज नहीं हो सकता, और मैं नियमित उसी दिन से काम कर रहा हूँ। ये समय समय पर राजनीति में कार्यक्षेत्र बदलते रहते हैं, और अब मेरा कार्यक्षेत्र है कि जो अम्बाला छावनी विधानसभा है, मैं वहाँ का विधायक हूँ। यहाँ की जनता ने मुझे 6 बार विधायक बनाया है, और अब मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ, उसी दिन से काम कर रहा हूँ, मीटिंगें भी ले रहा हूँ, लोगों से मिल भी रहा हूँ, और सारी गतिविधियाँ मैं चला रहा हूँ। नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया कि अब मेरा कार्यक्षेत्र जो है, मैं एक विधायक हूँ, छोटा सा कार्य करता हूँ,
और ये मीटिंगों में तो बड़े बड़े लोग जाया करते हैं, मैं तो बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ। अब इसलिए मेरा जो कार्य क्षेत्र है वो मेरा विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ से हम काम कर रहे हैं। अब बंतो जी मेरे से मिली थी, वो लोकसभा का उनको टिकट मिली है, लेकिन हमारे लिए ये कोई महत्व नहीं रखता टिकट किसको मिली है। हम ये मानते हैं कि लोकसभा की 543 सीटों से नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहा है और नरेंद्र मोदी को हमने 400 सीटें दिलाकर उसको एक जो उन्होंने टारगेट रखा है वो पूरा करना है। हमने कार्यकर्ताओं को कहा है कि पूरी ताकत लगाएंगे कि बाला छावनी से कमल का फूल पूरी ताकत के साथ खिले। उधर पंचायत मंत्री महिपाल डांडा ने एक बार फिर से कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि जेजेपी और बीजेपी की अगर बात की जाए वो अभी भी मिली हुई है, जेजेपी बीजेपी के लिए ही काम कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ये कहती है कि हमारी जेजेपी के साथ बातचीत चल रही है। मंत्री की तरफ से कहा गया कि ये तो क्लियर है कि कौन किसके साथ है। हमारे तो बात ही समझ में नहीं आ रही है। एक तरफ तो कह रहे हैं कि वो जेजेपी बीजेपी के लिए काम कर रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस ये कह रही है कि भाई हमारी जेजेपी के साथ बातचीत चल रही है। तो ये तो क्लियर कर लो कि कौन किसके साथ है। अब खाली अखबार में मीडिया में लोगों का ध्यान भटकाने के लिए उल जुलूल बयान देते रहते हैं, मगर सही बात तो ये है कि इस प्रदेश की जनता का मूड क्या है। मूड है भारत को और इस हरियाणा को विकसित हरियाणा, विकसित भारत बनाना है। देखो, एक रोड मैप लेके काम करना चाहिए। इनके पास कोई नीति नहीं है और ना इनकी नीयत है। इनकी नीयत तो यह है कि भाई हमारे पेट कमर का लग गए, 10-15 साल हो गया मैं सत्ता से बाहर हुए, अगर इस बार भी ना आए तो हम तो मर जाएंगे। ये ऐसी बात सार्वजनिक रूप से करते रहते हैं। तो ये इन लोगों से आप क्या उम्मीद करोगे कि भाई ये लोग इस प्रदेश के या देश के भले के लिए कुछ करेंगे। अब तो नकलची हो रहोगे बिला कांग्रेस की गारंटी। अरे 60 साल तुमने इस देश की ऐसी तैसी। तो ये दिन भर का आपको बता दें कि देश के स्तर पर किस तरह से बयानबाजी हो रही है, लोकसभा चुनाव से पहले किस तरह से प्रचार देखने को मिल रहा है, और साथ ही हरियाणा में भी इस बार काफी रोमांचक जंग देखने को मिल रही है। 24 का रण में फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।